बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर का तसलसल है जिसके अंदर हमने फंक्शंस पढ़े थे और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। तो पहले हम उस लेक्चर का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो डेली लाइफ में एक मशीन की तरह काम मतलब मशीन उसकी एक एग्जांपल है कि जिसमें हम एक तरह से इनपुट डालते हैं और वो इनपुट को प्रोसेस करके और आउटपुट मुख्तलिफ बना के हमें दे देता है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे आप आटा पीसने वाली मशीन है या कोई इस तरह कीमा बनाने वाली मशीन है या कोई ऐसा मसाले बनाने वाली मशीन है, तो उसमें जब आप इनपुट ऊपर से मसाले डालते हैं तो वो उसको क्रश करके तो आउटपुट के तौर पे आपको वो क्रश फॉर्म में मसाले या वो चीज़ दे देते हैं। तो इस तरह, और फिर एक मिसाल एक मैंने आपको दी थी कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो भी एक फंक्शन की तरह काम करता है कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको अपने माइंड में प्रोसेस करके तो उसको फिर आउटपुट देते हैं। सो इनपुट माइंड में हम प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट, तो ये माइंड इज़ आल्सो अ फंक्शन। ठीक, उसके बाद हमने मैथमेटिकल फंक्शन देखा था कि उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे कोई उस एक्स का कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ हमने देखी थी। फिर मैथमेटिकल फंक्शन के बाद हमने देखा था कि ये कोई सेट्स के दरमियान एक बाउंड्री रिलेशन के तहत ये फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है कि ये, और फिर हम ये देखते हैं कि आया वो जो फंक्शन है वो इनपुट और आउटपुट के हिसाब से वो फंक्शन है या नहीं है, और अगर वो फंक्शन है तो उसकी कौन सी टाइप है वो भी हमने देखी थी। और वो टाइप देखने के लिए जो टर्मिनोलॉजी आगे उनमें यूज़ होती थी वो डोमेन और रेंज हमने पढ़ा था कि डोमेन क्या था कि वो तमाम वैल्यूज़ जो इनपुट की हों और रेंज वो तमाम वैल्यूज़ जो आउटपुट की हों। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि फंक्शन को आप ग्राफिकली कैसे लिखेंगे और कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए कुछ हमने अलजेब्रिक किस्म के क्वेश्चंस लिए थे और उनको हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने ग्राफ्स का सहारा भी लिया था और हमने उनको उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए ग्राफ साथ बनाए थे कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है, कहाँ अनडिफाइन होता है। तो वो डोमेन और रेंज और इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके एंड में हमने कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस किए थे मैथमेटिकल फंक्शन के। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था ये उसका प्रीव्यू था। तो इसके इन चीज़ों को उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। जी, आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कि फंक्शन की जो क्लासिफिकेशन है वो उसके स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कैसे उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी उसके अंदर वो क्लासिफिकेशंस हैं वो हम देखेंगे, और इन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज की, इंशाल्लाह ताला वो भी हम उनको देखेंगे। और आए हम वन बाय वन इन चीज़ों को आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट टू फंक्शन की क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक, तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ ये फंक्शंस लिखे हैं। ये पिछली एक्सरसाइज में आपने इनके क्वेश्चंस भी देखे थे लेकिन उस वक्त हमने इनको बाय नेम नहीं देखा था, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर होता है जिसका इस इनपुट से उस पर कोई असर नहीं होता। आपको याद हो हमने क्वेश्चन किया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 100, तो उसको जब हम आप उसमें 7 पुट करें 8 पुट करें तो राइट साइड पे तो एक्स है ही नहीं, तो उसने 100 ही रहना है। सो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। फिर हमारे पास लीनियर फंक्शन था जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो ये लीनियर फंक्शन ये वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टाइप फंक्शन है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। फिर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, फिर उससे कम 1 होती है और फिर यहाँ पे x की पावर 0 होती है। तो ये उस हिसाब से यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्ट भी 1 और 2 इधर से लिखे हैं इनको। फिर क्यूबिक फंक्शन में मैक्सिमम पावर 3 होती है, इस तरह। फिर ये आगे जाके पोलिनोमियल फंक्शन बन जाता है जिसमें मैक्सिमम पावर n होती है, जितने फिर उसको हम पोलिनोमियल पावर अप टू पोलिनोमियल फंक्शन अप टू डिग्री n बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर यहाँ पे 7 तक होगा तो मैक्सिमम पावर 7 होगी, तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल फंक्शन अप टू डिग्री अप टू पावर 7 है। ठीक, फिर रैशनल फंक्शन ये होता है कि जिसमें दो उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म हो और दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये कम से कम नीचे वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो ये रैशनल फंक्शन होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ना कुछ कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन में ये होता है कि मुख्तलिफ फंक्शंस हैं वो बाद में उन फंक्शंस को सम भी किया जा सकता है और सम करके एक नया फंक्शन बनाया जा सकता है।
जैसे कि यहाँ पी ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को दोनों को सम कर लिया गया है। ये ऊपर एफ ऑफ एक्स 3x+5 है, जी ऑफ एक्स x² + 3x+1 है, फिर एच ऑफ एक्स जो है वो x³ है और 1 और 2x⁴ है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, तो कहीं पे इनको जमा किया जा रहा है। जब जमा होंगे तो ये फंक्शन आपस में ऐड हो जाते हैं उनकी एक्सप्रेशंस, और फिर सॉल्व होकर एक नई एक्सप्रेशन बन जाती है। तो ये पी ऑफ एक्स जो है ये उनका सम ऑफ एक्स फंक्शन बन गया। फिर डिफरेंस ऑफ एक्स जो है ये क्यू ऑफ एक्स हमने बताया है। फॉर एग्जांपल एच ऑफ एक्स और जे ऑफ एक्स का डिफरेंस जो है वो लिया गया, तो वो है उनकी एक्सप्रेशंस पुट करें तो एक नए फंक्शन की फॉर्म में चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन होता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोशेंट फंक्शन यानी डिविजिबल फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, तो एक्सप्रेशन पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जब सॉल्व हुआ तो ये पावर, ये रेसिप्रोकल ऊपर आके 2 × x⁴ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बेसिस सेम थी, तो पावर ऐड होके x⁴ बन गई। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म थी। अब हम आगे भी देखते हैं कि फर्दर इसमें क्या चीज़ें हैं जी। हाँ, अब आपको यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन की हेडिंग नजर आ रही है। अगर आप पिछले लेक्चर में जाएं तो आपको याद होगा कि वहाँ पे सिर्फ ये एक मशीन मैंने शो की थी कि इनपुट आई, उससे आउटपुट ली, दैट्स ऑल, बात खत्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक इनपुट से, एक तरफ से इनपुट हुई, वो मशीन यहाँ पे आई, मशीन में डाटा प्रोसेस हुआ, उसने एक आउटपुट दी, और वो जो आउटपुट है वो अगले की इनपुट मान गई, और इस तरह ये सिलसिला जो है ना ये एक चेन में जारी रहता है। इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसमें एक फंक्शन नहीं होता, एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, और वो तय बताया या सीरीज में वो परफॉर्म करते जाते हैं। और उनकी जो नोटेशन है वो इस तरह होती है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इनपुट बनेगा जी ऑफ एक्स की, और जी ऑफ एक्स जो है फाइनल आउटपुट देगा। ठीक, इसमें ये होता है कि द रिजल्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेंट थ्रू जी ऑफ एक्स। ठीक है, कि जो एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट है वो जी ऑफ एक्स में थ्रू कर दिया जाता है, और वो आगे से आउटपुट दे देता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, जी ओ एफ, यानी जिसका मतलब है जी ऑफ एक्स, तो इसको यूं लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक मिसाल दी है कि इमेजिन द फंक्शन आर मशीन्स, द फर्स्ट वन मेटल्स अ होल विद द फ्लेम ओनली फॉर मेटल। ठीक है, और फिर द सेकेंड one drills the hole a little bigger work on wood or metal। तो अब यहाँ पे आप देखें एक पिक्चर आपको दी हुई है जिसमें ये बता रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, जो मेटल को जो है उसमें एक होल बना रहा है, तो वो एक उससे फ्लेम की मदद से वो होल बनाएगा। जबकि जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि वुड के अंदर एक होल बना रहा है, तो उसके लिए एक वो ड्रिल, या वो ड्रिल का जो आगे उसका वो लोहे की जो भी चीज़ होती है जिसको बिट बोलते हैं, तो वो इससे फंक्शन परफॉर्म होगा। तो फाइनल जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हमें आउटपुट के तौर पे एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कि उसको उसने फॉर एग्जांपल मेटल को उसने ड्रिल किया, और मेटल को उसने फिर वुड में फिक्स किया, और वुड के अंदर ड्रिल करके उसने फाइनल एक प्रोडक्ट बना दी। तो ये हो गया आपके पास कि फंक्शन है, और वो फंक्शन आगे से फिर किसी और चीज़ का फंक्शन है। तो ये कंपोजिट की नीचे एग्जाम्पल आपके पास हुई है। इस एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x+3 है, और जी ऑफ एक्स जो है वो x² है। आपको कहता है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। इसका मतलब है कि जी जो फंक्शन है उसकी इनपुट एफ ऑफ एक्स फंक्शन है बजाते खुद, और दूसरी सूरत में क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके अंदर इनपुट जी ऑफ एक्स किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल जवाब है वो जी ऑफ एक्स हमें चाहिए। तो जी ऑफ एक्स में हमने फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब जी ऑफ एक्स क्या है, x², यानी जो भी चीज़ यहाँ पुट होगी उसका स्क्वायर आएगा। तो हम जब इसमें 2x+3 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये एक टर्म आ जाएगी। इस तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करना होगा, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर हमने जी ऑफ एक्स को ला के पुट करना है। एफ ऑफ एक्स है 2x+3, तो जब जी एक्स की वैल्यू इसमें पुट होगी तो वो अल्टीमेटली एक्स की जगह x² पुट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, और ये इसकी मैंने पिक्चर्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आमतौर पे जितना ये मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्रीज के अंदर, आप देखें कि वो एक ही जगह पे नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई ऑटोमोबाइल की कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर चीज़ें बन रही है, तो जो फाइनल हमें कार नज़र आ रही होती है वो फाइनल कार ये नहीं कि एक ही जगह बन रही है,
उसके टायरों के बोल्ट कहीं और बन रहे होंगे, उसके इंजन के बोल्ट कहीं और बन रहे होंगे, इंजन की बेल्ट कहीं और बन रही होगी। तो वो सारी चीज़ें वो बन के और फिर वो वहाँ पे आती हैं। अगर फर्ज करें बोल्ट का एक मेन चीज़ बना रहे हैं तो वो आगे देंगे जहाँ पे उसके ऊपर वो रिंग्स चढ़ाने के लिए एक और कोई मशीन होगी जहाँ पे वो होंगे। फिर उसके ऊपर क्रोम करने के लिए एक और फंक्शन अप्लाई होगा। तो वो करते करते मुख्तलिफ फंक्शन से चीज़ गुजर के तो फाइनल प्रोडक्ट जब हमारे पास आती है तो इस पूरे फिनोमेना को कंपोजिट फंक्शंस के तौर पे हम समझ सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास इसमें अभी फिलहाल ये है कि फर्दर जो डिटेल्स है वो आप बुक के 152 पेज से 160 पेज तक आप पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं जो आपने अपने तौर पे करने हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? गुड, ओके जी। अब हम आते हैं 4.2 जो हमारी एक्सरसाइज है 160 पेज पे आपकी बुक की, जो बुकनिक की बुक है उस पर हम आते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक उसने कहा है कि आप क्लासीफाई करें कि स्ट्रक्चरल जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी बनती है क्वेश्चंस की। तो ये हम 1 बाय 1 देखते हैं, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी क्लियर हो जाएंगी जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि यहाँ पे उसने एक फंक्शन दिया है जिसमें 2 की पावर x है। ठीक है, अब ये इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कह सकते हैं कि पावर में x है, बट ये आम जो आपने उसमें टर्म्स पढ़ी थी उसके अंदर ये वो नहीं आती, क्योंकि ये पावर जो है वो x वो कह रहा है नॉट पॉसिबल बिकॉज पावर x इज नॉट गिवन। ठीक है, ये भी एक आंसर हो सकता है। दूसरा ये इसका ये आंसर भी हो सकता है कि चूंकि बजाते खुद जो x है वो किसी कांस्टेंट वेरिएबल की पावर में है, तो ये एक कोई पावर वाला फंक्शन आप इसे कह लें, एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन कह लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें सिंपल से कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट फंक्शन है। तीसरे में आप देखें कि बजाहिर आप इस फ्रैक्शन को ना देखें, फ्रैक्शन में नीचे 2 है और 2 के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज वेरी सिंपल कि जब ये सिंपल सॉल्व होगा तो x/2 माइनस 5/2 हो जाएगा और ये 0.5x माइनस 2.5 हो जाएगा। तो सिंपल ये एक लीनियर फंक्शन है, यानी mx प्लस c टाइप। सो एक लीनियर फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, मैक्सिमम पावर 2 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाती है कांस्टेंट फंक्शन। ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर 5 है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर इसकी 5 है। सो ये 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी लीनियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में वेरिएबल बजाते खुद डिनोमिनेटर में चला गया। सो दिस इज रैशनल फंक्शन। ठीक है, और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है क्योंकि इसमें लॉग हमें नजर आ रहा है। उसके बाद ये फ्रैक्शन में जितने हैं ये सारे रैशनल फंक्शंस हैं। फिर ये तमाम ये आपको 1 बाय 1 टाइप्स दी हुई हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल फंक्शंस हैं। ये कांस्टेंट फंक्शन है क्यों कि ये जो ब्रैकेट की पावर 0 है, जब पावर 0 लेंगे तो ये हमारे पास आंसर फाइनल 1 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट आंसर आएगा। तो ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद ये आगे 3-4 कांस्टेंट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 ये बिल्कुल 2 की पावर x जैसा है, जैसे हमने ऊपर लिखा था शुरू में। फिर x पावर 16 ओवर अंडर रूट x है। अब ये रैशनल फंक्शन है क्योंकि ये नीचे अंडर रूट की फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन इसकी कायम रहेगी, इसलिए ये रैशनल फंक्शन है। ये भी तमाम रैशनल फंक्शन, ये 32 की पावर x ऐसे ही है जैसे 2 की पावर x थी। आगे ये लॉग इन्वॉल्व है, ये बेस 10 का लॉग है, ये नेचुरल लॉग है। बाहर सूरत इनमें लॉग इन्वॉल्व है, सो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस है। और ये अगर 23-24 देखें तो ये ब्रैकेट के अंदर ये इस चीज़ की पावर 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब फिर 1 हो जाता है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन। और ये बजाते खुद एक बड़ी ब्रैकेट की पावर 0 है, तो अंदर कुछ भी हो तो उसकी पावर 0 इसको 1 बना देगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने ये इनकी टाइप्स देखी, ये कौन कौन सा फंक्शन है। ठीक हो गया जी, क्लियर जी, ओके जी। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, वो जो जो चीज़ें बताता जा रहा है हम उसके अंदर उसके मुताबिक उसको देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि गिवन द जनरल फॉर्म ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन की जनरल फॉर्म है। यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था, 5, 10, 100, 20 कुछ भी। कहते हैं इसकी डोमेन बताएं। तो ये क्वेश्चन इस तरह का हमने पिछले लेक्चर में भी किया था जब यहाँ 100 लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि इसकी इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकती है। क्यों कि इसमें कोई रियल नंबर है ही नहीं राइट साइड पे। हम कुछ भी पुट करें इसने जवाब ए नॉट ही देना है, यानी 100 ही आंसर देना है। सो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, सो इट्स डोमेन इज एनी रियल नंबर। आप कुछ भी जो सोच सकते हैं एक्स की वैल्यू वो इसका डोमेन होगी, इसकी इनपुट होगी। फिर ये हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसके अंदर भी कोई जो रियल नंबर आप इसमें पुट करें वो आपको इसकी डोमेन हो सकती है, क्योंकि एक जनरल फॉर्म दी हुई है।
ठीक है। उसके बाद 27 में ये इसने रैशनल फंक्शन दिया है, ठीक है, और इसके अंदर आप देखें कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर ज़ीरो हो जाए तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एनी नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो अगर हो जाए तो वो अनडिफाइन हो जाए। तो फंक्शन को हमने अनडिफाइन नहीं होने देना, हमने ये ज़हन में रखना कि फंक्शन कहाँ डिफाइन रहेगा, ठीक। तो वो उसी सूरत में डिफाइन रह सकता है कि अगर एच ऑफ एक्स जो नीचे वाला फंक्शन है वो ज़ीरो ना हो। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि तमाम रियल नंबर हो सकते हैं इस फंक्शन के डोमेन, लेकिन वो नहीं कि जिनके ऊपर एच ऑफ एक्स ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स आर रियल नंबर्स दो रिजल्टिंग एच ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। आप एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है जिसके अंदर हम इसको लिखते हैं जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इसके अंदर वो सिंपल पिछले सवालों की तरह ये क्वेश्चन है, ओके, और लेकिन ये अप्लाइड फॉर्म में है, इसलिए हम इसको देखते हैं। कह रहा है टोटल प्रॉफिट फ्रॉम प्लांटिंग एक्स जे एकर्स एट फॉर्म जे इज एक्सप्रेस्ड बाय द फंक्शन। ये कोई 3 फॉर्म्स हैं जिनके 3 मुख्तलिफ एकर्स हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो प्लांटेशन की जो है वो प्रॉफिट है, उस प्लांटेशन की वजह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इफ 200 एकर्स आर प्लांटेड एट फॉर्म 1, 25 एकर्स आर प्लांटेड एट फॉर्म 2 एंड 150 एकर्स आर प्लांटेड एट फॉर्म 3। तो ये तीनों फॉर्म्स की वैल्यूज दी हुई हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हम इस तरह की फॉर्मेशंस खुद बनाते थे, लेकिन वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के लिए हम इक्वेशंस बनाते थे और फिर उनको सॉल्व करते थे। तो ये तो उससे थोड़ा ज़्यादा आसान है कि ये इक्वेशन बनी हुई है, जस्ट हमने इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। और बी पार्ट में भी इसी तरह ये प्रॉफिट हमसे कह रहा है। और सी पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई वन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांटिंग विच वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तीनों 1 बाई 1 हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा और हमें उसने बता दिया कि x1 से मुराद है नंबर ऑफ एकर्स आर प्लांटेड एट फॉर्म 1, फिर 2 से 2 और 3 से 3, ठीक। अब हमने जस्ट जो 1 फंक्शन था उसमें x1 की वैल्यू 200, x2 की 250 और x3 की 150 पुट की, और ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमें यहाँ 30,000 आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 30,000 अगर रुपीज़ है तो रुपीज़ में आएगा, डॉलर्स है तो डॉलर्स में आएगा। यानी अगर हम तीनों फॉर्म से इतने इतने एकर्स प्लांट करें तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, $30,000। इस तरह बी पार्ट में ये वैल्यू पुट की तो $460,000 हमें इससे मिलेगा, ठीक। जो इसके बाद सी पार्ट है, यहाँ पे बी था, ये सी कर लीजिएगा। जो सी पार्ट है उसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं कि जिनके ऊपर बाकी टर्म्स जो हैं वो उस पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको 0 रखते हुए हम वैल्यूज पुट करेंगे और बाकी एक एक वैल्यू जो है वो उनसे फाइंड हो जाएगी। बाकी टर्म्स को 0 रखते हुए जो बाकी एक वेरिएबल 1 बाई 1 बचता जाएगा वो उसका आंसर आता जाएगा। तो जैसे हमने x1 x2 को 0 रखा तो x3 की वैल्यू आ गई, इस तरह बाकी दो को 0 रखा तो x1 की वैल्यू आ गई, और इस तरह अगर x2 x3 को रखा तो x1 की वैल्यू आई, x1 x3 को रखा तो x2 की वैल्यू आई। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना 0 0 और 666.6, ये सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनको इनमें पुट करने तो हमारे पास प्रॉफिट का जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये यूं भी कहा जा सकता है कि अगर हम खाली एक ही उसको कॉम्बिनेशन एक ही फॉर्म के ऊपर प्लांटेशन करें तो वो बाकियों को हम प्लांटेशन ना करें तो बताएं कि वो कितने एकर्स उसकी अमाउंट आएगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया जनाब जी। इसके बाद एग्जाम्पल 29 है, इसके अंदर उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। v इज द फंक्शन ऑफ t, जो कि ये बताता है कि v इक्वल्स वैल्यू स्टेटेड इन डॉलर्स, ठीक है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू स्टेटेड इन डॉलर्स एंड t इक्वल्स द एज ऑफ द ट्रक एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स, ठीक है। कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसकी ट्रक की जो वैल्यू है उसकी जो वो कम होती जाएगी, और v उसकी वैल्यू से डिनोट किया गया। तो व्हाट क्लास ऑफ द फंक्शन इज, ज़ाहिर है ये लीनियर फंक्शन है, ये 1 मिनट में जवाब आ जाएगा। और व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर द 3 इयर्स, इसमें आप 3 पुट कर देंगे t की जगह तो 3 सालों बाद पता चल जाएगा कि ट्रक की कितनी वैल्यू है। और व्हेन विल द वैल्यू इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, ज़ाहिर है जब हम इस फंक्शन को वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमें f ऑफ t का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये जो छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक है ये मैं आपको इंशाल्लाह जो फाइल भेजूंगा उसमें ये ठीक हो जाएगी।
इसके अंदर ये देखें पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, आप इसको देख लेंगे। जस्ट इसको वैल्यू इक्वल टू 0 पुट किया आखिरी पार्ट में, तो t 6.67 आ गया। तो तकरीबन 7 साल से कुछ कम अरसा लगेगा जिसमें ये इस ट्रक की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये किसी काम का नहीं रहेगा, इन अदर वर्ड्स। ठीक है जी, 31 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उसने रेवेन्यू फंक्शन एक दिया हुआ है। ठीक है, द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस प्राइस चार्ज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट के ये उसके चार्जेस हैं। स्पेशली द रेवेन्यू फंक्शन, ये आगे उसने क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, राइट साइड पे पावर 2 है, फिर आर इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू एंड पी इक्वल टू द प्राइस। तो ये बिल्कुल उसी तरह कि ये किस किस्म का फंक्शन है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सिंपल, इसका जवाब क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में कहता है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा कि अगर इस पे प्राइस 10 पुट की जाए, तो इसमें 10 पुट करके उसने टोटल रेवेन्यू $10,000 निकाला हुआ है। उसमें वो कहता है, तीसरे में कहता है कि इसकी जो प्राइस है वो 0 कब हो जाएगी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कब 0 होगा, किस प्राइस के ऊपर। तो हमने इस रेवेन्यू के फंक्शन को 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें से हमने कॉमन लिया, तो एक 50p ये भी 0 के इक्वल हो सकता है और p - 30 भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो जब इन दोनों चीज़ों को हमने सेपरेट सॉल्व किया तो या p की वैल्यू 0 आ गई या p की वैल्यू 30 आ गई। तो यहाँ पे हमें पता चला कि प्राइस अगर 0 हो या 30 हो तो उसके ऊपर हमारा रेवेन्यू जो है वो 30 के इक्वल 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब? ओके जी, ये 36 क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जस्ट फंक्शन दिया हुआ और उसी तरह पिछले सवालों की तरह जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट हुई हैं। एक दफ़ा ये 10 डेज पुट करना है और एक दफ़ा इसमें 20 डेज पुट करके जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि हम आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 37 में उसने ये दो फंक्शंस दिए हैं और कह रहा है कि इनका सम फाइंड करें, प्रोडक्ट फाइंड करें और इनको डिवाइड करें। तो वेरी सिंपल, जब इनको सम करेंगे तो दोनों एक्सप्रेशन ओपन होकर सॉल्व होकर एक नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे वैल्यूज एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई होके एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगी। और जब डिवाइड करेंगे तो ये चूंकि मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए जस्ट ये ऊपर और नीचे इनकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी। ठीक है जनाब जी, ये 37 क्वेश्चन भी बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे है जैसे अभी अभी आपने 36 क्वेश्चन किया है। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा। ऊपर 39 क्वेश्चन है, इसके अंदर आप इसको एक GU फंक्शन दिया है और एक HX दिया है। तो ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो पहले में कह रहे हैं g of h of x। तो a पार्ट में जो h of x है वो उठ के g of x का इनपुट बन जाएगा। फिर ये जब फंक्शन बन जाएगा तो उसके अंदर h of जो भी ये फंक्शन a पार्ट में बन गया उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। b पार्ट में उसी फंक्शन में -2 पुट हो रहा है और c पार्ट में उसी फंक्शन में 1 पुट हो रहा है। तो आप पार्ट ए देखें तो यहाँ पे हमने u स्क्वायर -2u + 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो u स्क्वायर की जगह क्या होगा कि यहाँ पे h of x की वैल्यू x - 4 पुट हो जाएगी। तो u क्या हो जाएगा, यानी u की जगह अब आपको नजर आ रहा है h of x, और h of x बजाते खुद x - 4 है। तो यहाँ पे x - 4 हर u की जगह पुट किया, स्क्वायर लिया, सॉल्व किया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है, हम बार बार इसको b और c पार्ट के लिए नहीं बनाएंगे। तो जब आपने g of h of -2 बनाना है तो हम इसमें -2 इस बने बनाए फंक्शन में पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट किया, सॉल्व किया, ये 4 + 24 + 42 तो आंसर 70 आ गया। और जब हमने इसी फंक्शन में 1 पुट किया तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर 31 आ गया। ठीक हो गया जनाब जी। अब हम आते हैं 42 क्वेश्चन नंबर पे। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, h of s फंक्शन दिया हुआ है जिसमें s² - 8s + 5 है और राइट साइड पे f of t फंक्शन दिया है जो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब देखें जो अगर हम राइट साइड के फंक्शन में देखें, इसमें जो मर्जी हम t पुट करते रहे उसने आंसर हमें कांस्टेंट देना है। ठीक है, लेकिन पहले पार्ट में कहता है कि h के अंदर f of t को इनपुट बनाएं। अब f of t बजाते खुद 10 है, तो इसका मतलब इस फंक्शन में s की जगह 10 पुट हो जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर 100 - 80 + 5, तो ये सॉल्व होकर सारा 25 आंसर आ गया। अगर आप b पार्ट में देखें तो वो कहता है h के अंदर इनपुट बनाएं f of 3 को। अब अगर मैं f of 3 को देखूं, मैं यहाँ t3 पुट कर भी दूं फिर भी जवाब 10 ही आएगा। इसका मतलब है f of 3 करूं या f of -2 करूं या f of 1000 करूं, इस f of t ने 10 ही रहना है। इसका मतलब इसमें हर दफ़ा आके कुछ भी यहाँ पे b, c या d पार्ट बने, इनमें पुट इस 10 नहीं होना है।
तो आप देखें ये बारहा इसमें ये 10 पुट होने के बाद ये सेम हमें 25 आंसर दे रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप इन्हीं सेम मेथड्स पे करें। इंशाल्लाह ताला जब आपका ऑनलाइन सेशन होगा हम उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके क्यूरीज होंगी। फाइनली इसमें जो अगले लेक्चर में हम ये जो लीनियर कॉस्ट फंक्शंस हैं या रेवेन्यू फंक्शंस हैं या प्रॉफिट फंक्शंस हैं ये हम देखेंगे, इनकी इंटरप्रिटेशंस देखेंगे और उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर डोमेन और रेंज की, तो वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेहनत करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।